May I come in, sir? आइए। Thank you, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। Sir, परिचय में ध्यान दीजिएगा, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना पाए। ठीक सर। सर, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा परिषद के साथ अपर प्राइमरी लेवल पे हेडमास्टर इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूं 2013 से। और इससे पहले मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 से 5 तक गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और क्लास 6 से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दीक्षा सर मेरी मेरठ में हुई है। और ग्रेजुएशन में मैंने CCS यूनिवर्सिटी से BSc PCM के तहत किया है। और वर्ष 2008 में मैंने सर मास्टर डिग्री में MCA करस्पॉन्डेंस कोर्स के तहत किया है सर। ये सारी जानकारी तो हमारे पास है जो आप बता रहे हैं, और इससे कुछ इन सब के अतिरिक्त है तो बताइए। सर, मैंने UP PCS का 2018 का इंटरव्यू दिया था और इससे पहले ये 2023 का दे रहा हूँ और मेरी आकांक्षा है कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ सर। अच्छा, सिविल सेवा में जाने की जो आकांक्षा आप बता रहे हैं, ये कब जगी? सर, जैसा कि मैं 2013 से बेसिक शिक्षा परिषद के साथ कार्य कर रहा हूँ और उस दौरान मुझे अपने सीनियर अधिकारियों और प्रशासन के PCS और IS अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला। उसके पहले पढ़ाई लिखाई के दौरान कहीं मन नहीं किया आपका? कभी कोई प्रेरणा नहीं मिली लोगों से? नहीं, मिली थी सर, लेकिन जो प्रेरणा प्राइमरी स्कूल में जो BSA ने आपको टाइट किया होगा तो आपको लगा होगा कि खुद BSA क्यों न बने? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। और मुझे कार्य के दौरान बहुत कुछ करने का अवसर मिला और नए इनिशिएटिव लेने का भी मौका मिला। और जैसा कि मैं प्रभारी पद पे कार्यरत हूँ सर 2022 से। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर। तमाम ग्रामीण जो बच्चे हैं उन सबको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के अतिरिक्त प्राइमरी स्कूल में चरित्र निर्माण, जी सर, तो प्राथमिक पाठशाला है ना? जी सर। तो इससे पवित्र काम, अच्छा काम और क्या हो सकता है? क्यों छोड़ कर के इधर आना चाहते हैं? और अच्छा खासा अनुभव आप प्राप्त कर चुके हैं उस क्षेत्र में। जी सर। यहाँ आएंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने होंगी। जी सर। क्यों आना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट? क्यों छोड़ना चाहते हैं उधर से? सर, वहाँ पे कार्य करने के दौरान जो मुझे अनुभव हुआ है और फीडबैक मिला है, तो मुझे लगता है कि सर अगर मुझे और बड़े प्लेटफॉर्म पे अवसर मिले तो मैं उस अनुभव को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाऊँगा। और मुझे यह अवसर सिविल सेवा देती है जिसमें मुझे नए इनिशिएटिव लेने के तमाम अवसर मिलेंगे और डाइवर्सिटी मिलेगी। और जो मेरा अनुभव है उसको मैं पॉलिसी लेवल पे अगर इनपुट दे सकूं, जिससे मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो मेरा अनुभव है उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान दे सकता हूं। साथ ही साथ मुझे क्या काम है? SDM क्या करता है? डिप्टी कलेक्टर का क्या काम है? जी सर, SDM एक पद होता है जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर और मजिस्ट्रियल पावर होती है। साथ ही साथ उनके नीचे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वह भी होता है सर। तो उस SDM पोस्ट के तहत उस तहसील लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, सभी गवर्नमेंट के विभागों को उनके अंदर अथॉरिटी होती है उनको सुपरवाइज करने की। SDM की कोई वैकेंसी है ही नहीं है? SDM एक पद होता है सर। SDM पद के लिए न तो साक्षात्कार हो रहा है, न तो मुख्य परीक्षा कोई हुई है। जी सर। SDM सर एक जुडिशियल एग्जीक्यूटिव पद है जो ना हम हमारी बात समझिए ना। हम ये कह रहे हैं जो साक्षात्कार आप दे रहे हैं, जी सर, किस पद के लिए दे रहे हैं? ये SDM का पद तो कहीं है ही नहीं इसमें। सर, सिविल सेवा में जो गवर्नमेंट के कई पद होते हैं उसमें से जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, डिप्टी कलेक्टर बोलिए ना, वो तहसील लेवल का सीनियर ऑफिसर होता है और उस सीनियर ऑफिसर को
एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है, और जब वह डिप्टी कलेक्टर का अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर को इस्तेमाल करता है, जो आईपीसी की धारा के तहत मिलता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो उस समय उसको हम एज अ एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल। आईपीसी में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? जी क्या सर, भारतीय दंड संहिता जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर थे, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य संहिता, उसमें नई गवर्नमेंट ने 3 नए कानून लाए हैं। और एक पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा सर, हम जानना चाहते हैं आईपीसी के लिए क्या चेंज हुए हैं। आईपीसी के लिए सर हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें जो अप टू डेट, जो आज की डेट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हैं और जो आउटडेटेड चीज़ें हो गई थी, जैसे हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बढ़ रहा है सर, जुडिशियस, अगर टेक्नोलॉजी का हम लोग इंटरवेंशन करें और जो हम ऑनलाइन मोड या डिजिटल मोड से हम ट्रायल करें, तो जो हमारा स्पीडी जजमेंट आए। और जैसा कि हम जानते हैं सर, हमारे पास 5 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है। चलिए ठीक है, आप बताइए कि एमसीए आपने किया। जी सर। इसका एप्लीकेशन जिस जॉब में आप हैं वहाँ कुछ नहीं है, और इसका एप्लीकेशन वहाँ भी नहीं होगा जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। तो क्यों आपने वेस्ट किया समय भी, संसाधन भी, और उसको फिर आपने रख दिया कहीं बंद अलमारी में? जी सर, एमसीए करने के दौरान मुझे एक नया विषय और नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिला, और जो वर्तमान में जिस पोस्ट पे कर रहा हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफलाइन प्लस डिजिटल मोड का अधिक से अधिक प्रयोग कर रही है, जिससे हम लोग दूर दराज के हर बच्चे को एजुकेशन दे सकें। इसके साथ सर हमारे पास एक डिजिटल मीडियम है, दीक्षा पोर्टल, जिसके पास जहाँ पे हमारे पास ई बुक्स हैं, ई मटेरियल्स हैं। अब एमसीए के दौरान जो मैंने वहाँ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में जो मैंने वहाँ पढ़ा है, उसका मैं बेहतर ढंग से उन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर पाऊँगा जो गवर्नमेंट की योजना है। उन योजनाओं को बच्चों को, बहुत सारे कलीग्स आपके होंगे। जी सर। उन्होंने एमसीए नहीं किया है। जी सर। कैसे कर रहे हैं काम? जी बिल्कुल वो सर, उनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जूम मीटिंग किया जाता है, यूट्यूब सेशन किया जाता है, और मेरे लिए यहाँ पे एक लेवरेज मिलता है कि मेरे पास वो पहले से ही नॉलेज है, तो उस चीज़ों को मैं बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं, आजकल के टाइम पीरियड में गूगल मीट और जूम ये तो सबको आता है, उसके लिए एमसीए अच्छा मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं किया, बट स्टिल आई एम वेरी गुड इन जूम, और ये सब तो एक क्लिक से आपके पास अवेलेबल है। जी मैम, एमसीए करने का एक मुझे यह फ़ायदा हुआ कि जो मेरी जो एजुकेशन के फील्ड में डाइवर्सिटी मिली, जो मेरी ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, और जब एमसीए मैंने किया तो उससे मेरे पास एक नया टूल मिला टेक्नोलॉजी के रूप में मैडम। और ह्यूमैनिटीज में आपने कोई पढ़ाई किया है? नहीं है। जी सर। यहाँ तो आप डाइवर्सिटी बता रहे हैं, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, कंप्यूटर पढ़े। जी जी। यहाँ बहुत सारे विषय हैं, उसको आपने पढ़े नहीं। ह्यूमैनिटीज का एक भी विषय आपने नहीं पढ़ा, कोई डिग्री आपके पास नहीं है। जी सर। लॉ नहीं किया आपने। जी सर। एमसीए से अच्छा तो था आप लॉ कर लिए होते। सर एकेडमिक बैकग्राउंड में जहाँ तक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का सब प्रश्न है, वह क्लास 10 तक मेरा सोशल विषय रहे हैं, लेकिन जो मैंने तैयारी के दौरान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ा है सर। साथ ही साथ जो मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट समाज के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? सर 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रावधान आया और 1921 में गठन हुआ था सर। सही बता रहे हैं सर, यहाँ थोड़ा मुझे डाउट है। कौन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन? सॉरी सर। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है?
सर चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उनको पद से हटाना है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा सर। पद से हटाने की बात नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री सर, काठ का उल्लू है इस संदर्भ में। जी सर, जहाँ तक जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें गवर्नर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉमिनल हेड होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो जो गवर्नर के द्वारा यूपीएससी के सदस्य और उनके चेयरमैन की नियुक्ति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को, देन गवर्नर उनको फाइनल करेंगे सर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मोटो क्या है? मोटो है सर प्रतिभा का सम्मान और भविष्य का निर्माण सर। जनसंख्या क्या है उत्तर प्रदेश की? सर सेंसस 2011 के अनुसार करीब 20 करोड़ जनसंख्या है और इस समय करीब 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है सर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है सर। कितनी जनसंख्या है प्रयागराज की? एग्जैक्ट नहीं है, सॉरी सर। ठीक है सर। आपका जो विषय रहा है अब तक वो साइंस रहा है। साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन क्या है साइंस का? एनीथिंग जहाँ ऑब्जेक्टिविटी हो और जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें सर, वहाँ साइंस होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर 2+2 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन जब हम ह्यूमैनिटी में जाते हैं सर तो 2+2 4 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, वहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जैसे जैसे क्या हो सकता है 2+2 यहाँ पर? 4 के अलावा क्या हो सकता है? पर्सन वेरी करेगा सर वहाँ पर। क्या आप अपने हिसाब से बताइए ना, 2+2 4 के अलावा और क्या हो सकता है? अगर मैं 2+2 +4 बोलता हूँ तो लेट सपोज 4 लोग हैं, तो अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अपने नॉलेज के आधार पे उस 2+2 इक्वल टू 4 के जैसे जैसे कोई एग्जाम्पल एग्जांपल बता दीजिए ना। अरे आपका कोई साथी है, आप 2+2 को 4 कह रहे हैं, वह क्या कहेगा 2+2 को? अगर उसके पास इसकी समझ है 2+2 = 4 होता है तो वो तो समझ पाएगा। अगर क्या वो 5 कह देगा, उसको 6 कह देगा? जी नहीं सर, मेरी ये कहने का मतलब है सर कि अगर 2+2 = मैं 4 कह रहा हूँ, अगर उसको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है तो उसको वो अन्यथा भी ले सकता है या उस पर विश्वास न करे या करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, व्यू पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पर्सन टू पर्सन। अच्छा, टेक्नोलॉजी बताइए क्या होता है? जो साइंस और रिलेटेड फार्मूले हैं उनका जो इकोनॉमिक और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है सर, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डीप लर्निंग जो हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा के आधार पर कुछ एल्गोरिदम बनते हैं। उन एल्गोरिदम के द्वारा उस डाटा को हम लोग रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी एक तरह से टेक्नोलॉजी हो। आप बहुत एडवांस लेवल पे चले गए, मैं वहाँ नहीं, सिंपल पूछ रहा हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? साइंस का आपने डिफाइन किया, टेक्नोलॉजी का वही उसी हिसाब से डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ। जी, तो साइंस सर हमारे पास टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन पूछिए, साइंस की नहीं। जी, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी जैसे साइंस के रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ही टेक्नोलॉजी है सर रियल लाइफ में। हाँ, ये बेसिक में पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये डीप फेक क्या है? डीप फेक सर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सेलिब्रिटी की जो वीडियो थी, किसी और के वीडियो को उनका फेस और उनका लुक देकर उनको उसको मैनिपुलेट किया गया, जिससे डाटा प्राइवेसी और निजता का हनन हो सकता है, जो आने वाले समय में सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, इन्हीं पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्या डीप फेक का? क्या डीप फेक के तहत हम लोग सर्विलेंस कर सकते हैं। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज करके जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जैसे टेररिस्ट, इनको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनके उद्देश्य को डाइवर्ट कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सर।
गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सर, गवर्नेंस के कुछ पैमाने हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है, जैसे पार्टिसिपेटरी पब्लिक का, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस और ग्रीवांस रिड्रेसल, क्वालिटी सर्विस। तो इस तरह से अगर हमारे पास गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हमें गुड गवर्नेंस। अच्छा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है? गवर्नमेंट एक बॉडी होती है जो स्टेट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए सर्विस प्रोवाइड करती है, और गवर्नेंस वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके और पब्लिक तक हम लोग रीच करते हैं सर, सर्विस देते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इनिशिएटिव बताइए जो कि गवर्नेंस को बेटर करने में उसका योगदान है। जी सर, वर्तमान समय सर ई प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, जैसे जन सुनवाई समाधान पहल, जिसके तहत ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का उपयोग किया गया, ई विद्या सर और सीएम पोर्टल। साथ ही साथ हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा पोर्टल, और हेल्थ के सेक्टर में हमारे पास EOPD सुविधा है, और जो सरकार है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर प्रयोग कर रही है। साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत हैं सर, उनके ऑफिस को भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भूलेख अभिलेख है सर, जो ज़मीन की रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए। उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के टर्म में जितने भी स्टेट्स है उसमें कौन सा पोजीशन है इकोनॉमी के टर्म में? सेकंड। अभी कुछ बदलाव हुआ है रिसेंटली? कितना टारगेट है गवर्नमेंट का, कितना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अचीव करना है? सर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 27। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से है? कंट्रीब्यूशन सर हमारे GSDP में एग्रीकल्चर सेक्टर से है, एंड सर्विस सेक्टर से। अभी हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अभी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अभी फुल पेज पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ओके, जल शक्ति मिनिस्ट्री भारत सरकार ने बनाया है, तो उसका टारगेट है कि 2024 तक जो है हर घर नल योजना को, पानी को, टैप वाटर को लेके जाना है। तो आपके अपने क्षेत्र में इस चीज़ का क्या आपको कुछ इनिशिएटिव दिख रहा है? जी, हमारे क्षेत्र में सर जो ट्यूबवेल की बोरिंग हो चुकी है और जो पाइपलाइन है डोर टू डोर उसको बिछा दिया गया है। अब आगे की जो प्रोसेस है उसके तहत उनको कनेक्शन के लिए डोर टू डोर कांटेक्ट किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि जो ये टैप वाटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है, तो ये जो वाटर है, तो जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें क्या चैलेंजेस हैं कि हम उसी को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं पीने के लिए? टैप वाटर गवर्नमेंट क्यों देना चाह रही है? जी सर, जैसा कि हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल वाटर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, क्योंकि हम अधिकतर जो भी एग्रीकल्चर से लेकर हाउस होल्ड है मैक्सिमम हम लोग टैप ग्राउंड वाटर लेवल को यूज कर रहे हैं। सरफेस वाटर का उतना हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है और उनका रीच नहीं है। लेकिन इससे समस्या यह आ रही है कि सर जो मनमाने ढंग से हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेके हाउस होल्ड तक, जो आने वाले समय में चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसके तहत हमारे इंडिया में करीब 2/3 सिटी आने वाले समय में वाटर क्राइसिस से जूझ सकते हैं। तो जो हर घर नल जल मिशन जो है सर, इसके तहत हम लोग उसको डोर टू डोर ट्रैप वाटर देंगे, साथ ही उस वाटर की क्वालिटी भी मेंटेन होगी, जिससे हमारे पास जो संक्रामक बीमारियां और भी जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल के बेहतर यूटिलाइजेशन को प्रमोट कर पाएंगे सर। आप हमें केप टाउन के बारे में कुछ बताइए। जी मैम, केप टाउन मैम दक्षिण अफ्रीका का एक कोस्टल शहर है और
केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की आई गेस प्रशासनिक राजधानी भी है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है मैम कि केप टाउन जी अभी फिलहाल यही अभी क्रिकेट में भारत ने कुछ कमाल किया है, जी 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 सर। संभवतः इसी शहर की बात है। हाँ सर, अभी टेस्ट मैच जो सेकंड टेस्ट मैच इंडिया एंड अफ्रीका के बीच हुआ था, क्या जो रिकॉर्ड बनाया भारत जी ने? 1.5 दिन में करीब 107 पॉइंट समथिंग ओवर का मैच हुआ और दोनों टीमों की चारों पारियां खत्म हो गई और ये टेस्ट हिस्ट्री का सबसे कम ओवरों का मैच रहा, जो एक तरह से कुछ तथ्यों के साथ बताइए, नहीं तो जनरल बातें बता रहे हैं आप। जी भारत ने उस मैच को 7 विकेट से जीता सर। और ये कोई उसमें कमाल की बात है नहीं। बॉलर्स में फर्स्ट इनिंग में सिराज 5+ रन विकेट लिए और इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने 5+। ठीक है। अभी जल संरक्षण की बात हो रही थी, जी। आप ही ने किया था, जी। तो केप टाउन से जुड़ा हुआ एक भयावह मामला है, क्या है? कुछ साल पहले वहाँ पे जो पेयजल संकट का मामला सामने आया था और केप टाउन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हुए भी जल प्रबंधन की समस्या से काफ़ी कुछ समय से जूझ रहा और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी मैम। इससे ज़्यादा कोई जानकारी है जल के संदर्भ में केप टाउन से जो जुड़ा मामला है? विश्व का पहला जल विहीन शहर घोषित हुआ है वो। जी ठीक। आप इतने अच्छे पेशे में हैं, नैतिकता और चरित्र ये सारे निर्माण कर रहे हैं, बुनियादी शिक्षा को आप सुदृढ़ कर रहे हैं, तो ये पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। एक बात ये पूछनी थी कि SCF क्या है? SCF आपके ही विभाग और आपके ही उस शैक्षणिक कार्य से जुड़ा हुआ है। सॉरी मैम, अभी NCF क्या है? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके तहत हम जो एजुकेशन का जो करिकुलम है उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तय होता है और उस पर्सपेक्टिव के अनुसार ही। क्या उत्तर प्रदेश ने अपनी कोई राज्य पाठ्यचर्या बनाई है? हाँ सर, मैम बनाई है। कब बनाई? एग्जैक्ट डेट तो सॉरी मैम नहीं आ रहा। ठीक है, अभी बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCF लॉन्च किया है, पहली बार स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। आपकी साहित्यिक अभिरुचि कैसी है? साहित्यिक, मुझे फिल्मों के जरिए जो साहित्य और समाज को जानने का बचपन से शौक रहा है मैम। जैसे कि मेरी परवरिश ग्रामीण क्षेत्र में रही है, तो मुझे बचपन में जहाँ भी फिल्मों को देखने का मौका मिला उसके जरिए मैं समाज और उसके विभिन्न आयाम देखने को मिला और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि जो प्राइमरी का बच्चा होता है वो 24 खाने की रिंच होता है। जी कोई भी स्कूल खुलवा लीजिए, जी मैम, क्योंकि उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम हुआ होता है। तो हिंदी के संवर्धन में फिल्मों का भी बहुत बड़ा रोल है। जी मैम। कुछ बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं कई, जी जिनके गाने फिल्मों में भी हैं। जी जी ऐसा कोई जिनको आपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ा होगा और फिल्मों में भी उनके गाने रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सॉरी मैम, नीरज जी को सुना है आपने? नीरज जी पढ़ा है? नहीं, पढ़ा तो नहीं है बहुत। क्या पूरा नाम है? सॉरी सर।
चलिए, आपने सिलेबस में किन बड़े साहित्यकारों कवियों को पढ़ा है? सर मैम, एजुकेशन जब मैं एकेडमिक के समय पढ़ा हूँगा, मुंशी प्रेमचंद जी को उस समय स्टोरी पढ़ी है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर जी, सुभद्रा कुमारी दिनकर जी की कोई कृति बताइए। वरदान मांगूंगा नहीं शायद, जो सिलेबस में है, कक्षा 7 में है। जी जी। आपने अयोध्या तो अभी पढ़ा होगा, सुना होगा, जी मैम। तो अयोध्या के बारे में कुछ बताइए हमें। अयोध्या मैम प्राचीन काल से ही प्राचीन काल में साकेत के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पास जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक जनपद साकेत था। और वहाँ पे ऐसा हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वास है कि भगवान श्री राम जी का वहाँ जन्म हुआ था। उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे इस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी 22 जनवरी को प्रस्तावित है। कब निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए? ये सर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन सर 2020 में आया था सर। ये 2020 में कि 19 में? सॉरी, ठीक है, 2019 में आया था। आपने रामचरितमानस पढ़ा है कभी, सुना है? जो गांव में जो वो रामचरितमानस का पाठ होता है मैम, वो सुना है। गांव में क्या, शहरों में नहीं होता है? जी। आप तो बेसिक शिक्षा में हैं, तो बेसिक शिक्षा में तो पाठ्यक्रम में भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जी मैम। सर मैम मेरा जो विषय रहता है मैथ और जी हिंदी। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं पूछ लेती हूँ। आप उत्तर प्रदेश का वैदिक नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम किस ईयर में पड़ा? उन्नीस 1950। उसके पहले क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे और अयोध्या में मीरा मांझी के घर गए थे। जी मैम। मीरा मांझी के ही घर क्यों गए थे? सॉरी मैम। आप इस पद पर तैनात होते हैं और आपके पास जो भी आपके सर्कल में जो भी स्कूल्स आते हैं, उसके बाद आप विद्यालय के मुआयने पे जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ के जो शिक्षक होंगे, क्योंकि आप तो चयनित हैं, जी मैम, और कुछ लोगों ने भाग्य मान लिया होता है कि हमें यही रहना है, कुछ लोग को लगता है कि ठीक है हम निकलेंगे, कुछ करेंगे, तो आप उनको किस दृष्टि से देखेंगे? क्योंकि प्रायः कई बार बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं कि लोग वहीं से निकले हैं जी, लेकिन उन्हें अपना ना तो संघर्ष याद रहता है, ना सफर याद रहता है, ना वो रास्ता याद रहता है। उन्हें बस ये याद रहता है कि हम कहाँ हैं। तो मेरा यह, क्योंकि मैं भी उस संघर्ष से गुजरा रहूँगा, तो जब भी मैं इस तरह के विद्यालय और टीचर से मैं मिलूँगा, तो मैं अपना जो व्यक्तिगत जो अनुभव है उनके साथ मैं शेयर करूँगा, और मैं कहूँगा कि जिस तरह से मैंने प्रयास किया, आप भी अगर यहाँ पे प्रयास करेंगे, जो हमको पुनीत कार्य मिला है, क्योंकि अध्यापकों को गुरु का दर्जा दिया गया है मैम, और बच्चे अगर किसी की बात सबसे अधिक मानते हैं तो गुरु को मानते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे पास जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं न कहीं जो गुरु का सम्मान है वो घटता जा रहा है, और काम के दौरान जो अध्यापन कार्य है उससे गैर अध्यापन कार्यों में टीचर्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी जो छवि है समाज में
और उनका जो फोकस है शिक्षा पे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। साथ ही साथ जो बच्चे और समाज की नज़र में भी इस प्रोफेशन को जो सम्मान पहले मिलता है, जैसे गुरुओं का सम्मान, कहीं ना कहीं उसमें डिग्रेडेशन आ रहा है। तो मैं उनसे इस बात को मद्देनज़र, क्योंकि मैं उस विभाग से आया हूं और इस चीज़ को मैं बेहतर ढंग से जानता हूं, तो मैं उन्हें सहयोगात्मक भूमिका निभाते हुए उन्हें प्रेरित करूंगा कि जो बच्चे हमको मिले हैं, क्योंकि ये बच्चे उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं मैम, जो सामाजिक आर्थिक रूप से, क्योंकि भगवान और उन बच्चों के बीच में कोई अगर है आज की डेट में तो वो अध्यापक है, जो उनकी तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि बहुत ही मतलब बच्चे टैलेंट और प्रतिभा में कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जिस विद्यालय में मैं रहता हूँ 229 बच्चे हैं मैम, जिसमें लड़कियों की संख्या अधिक है, और उन बच्चों पे हमने फोकस किया, कार्य किया। वो बच्चे मंडल लेवल तक गेम्स में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे साइंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर भी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं वहाँ जी पर, सर। यहाँ आप आना चाहते हैं कब हाथ झेलने? सर जैसे अगर इसको हम इस तरह से समझें कि एक दीपक होता है, वो दीपक जलते हुए प्रकाश देता है अपने आसपास के लोगों को, लेकिन अगर उसको बड़े स्तर पे प्रकाश देना है तो उसको सूरज बनना पड़ेगा सर, और सूरज दूर होता है तो दूर होते हुए भी प्रकाश देता है सर वो। क्या बात है। एक जनपद है यूपी का जी मैम, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया है, जौनपुर मैम। उसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया है जी, सिराजे हिंद, और मध्यकाल में वो शिक्षा का, आपने कहीं पढ़ा है? जी इतिहास की किताबों में पढ़ा है। फिर से पढ़िएगा, प्रयाग क्योंकि आप उस प्रयागराज को ही आप मिस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ के विश्वविद्यालय को कहा गया है ना। हाँ। हमारी सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं? सॉरी मैम। जो अयोध्या के वास्तुकार हैं, आजकल अखबारों में खूब छाए हैं। उत्तर प्रदेश के नहीं है, फिर भी हम उनका नाम रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में। वो कौन है? वास्तुकार तो नहीं, लेकिन जो रामलला की मूर्ति बनाए हैं उनके बारे में, वास्तुकार के बारे में अरुण योगीराज, कर्नाटक के हैं सर। नहीं, मैं वास्तुकार पूछ रही हूँ। सॉरी। बिल्कुल नया तेवर है। पुजारी पुजारी के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है, बहुत सारी उनके पास वो गई थी सबके बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें से जो एक बहुत प्रतिभावान नाम का चयन किया गया है, उनका नाम क्या है? आजकल बड़ा अखबारों में छाए रहे हैं, सोशल मीडिया ने भी उन्हें खूब हाईलाइट किया। राम मंदिर से जुड़े हुए। हाँ, राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। सॉरी मैम। ठीक है। ये बताइए, गवर्नमेंट काफ़ी खर्च कर रही है प्राथमिक विद्यालयों पे। पहले एक टाइम हुआ करता था जब प्राथमिक विद्यालयों में टॉयलेट्स जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, अब हैं। डेंटिंग पेंटिंग भी बहुत बढ़िया हो गई है, पेड़ पौधे भी लग गए हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो भी ये सारे स्कूल बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। ये कहा जाए कि मैं ये नहीं कहूँगी कि शिक्षक वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हैं या फिर और किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस मिलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं और जो प्राथमिक विद्यालय। और ये बात मैं तब कह रही हूँ जब अब की प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का चयन एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू होता है। यूपी की अगर मैं बात करूँ, सीटेट निकालना रहता है, उसके बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ना। इन प्रक्रियाओं से चुन के आने के बाद पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है? क्या कारण है आपके निगाहों में? जहाँ तक मैम प्रतिभाएं बेहतर आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं का बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन हो वो डिपेंड करता है उस
संस्था की कार्य संस्कृति पे। क्योंकि सरकार पैसा खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अच्छे टैलेंट को सेलेक्ट कर रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो टीचर को टीचिंग के अलावा और भी कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे सर्वे का, तो टीचर एक तो हमारे पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और उनका और कार्यों में डाइवर्जन होता है, तो टीचिंग का जो उद्देश्य है वो भटकता जाता है मैम। एक टीचर जो है टीचिंग के अलावा हर वो कार्य कर रहा है प्राथमिक विद्यालय पे, जो प्राइवेट विद्यालय में टीचर का पूरा फोकस अगर है तो टीचिंग का है, लेकिन यहाँ पे हमको मल्टीपर्पज रोल निभाने पड़ रहे हैं। बच्चों को घर से लाना, उनको मोटिवेट करना कि विद्यालय में आए, पेरेंट्स को कन्विंस करना, तो ये सारी प्रक्रिया है और इसमें शिक्षक पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है और जो सरकार बेहतर ढंग से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी और धीरे धीरे वो चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में आपने सुना होगा, क्या है कुछ एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ एक इसके सैलिएंट फीचर्स बताइए। जी, पहले की जो शिक्षा नीति थी मैम, उसमें 10+2 का एक मॉडल था और इस समय उसको ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके हमारी नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का एक मॉड्यूल लाया गया, जिसके तहत 5 जो है क्लास 2 तक के 5 ईयर तक, और क्लास 2 के बाद जो 3 वाला मॉड्यूल है 3, 4, 5 क्लास के लिए, एंड देन 6, 7, 8 के लिए हमारा थर्ड है, एंड लास्ट जो हमारा है 4th है 9 to 12th के लिए। सही बता रहे हो जी। अच्छा ये बताइए, भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमाएं शेयर करता है? पाकिस्तान है मैम, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और समुद्री सीमा नेपाल, और समुद्री सीमा नेपाल नहीं, समुद्री सीमा हमारा श्रीलंका एंड मालदीव के साथ में। अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं? जो पीओके है वो शेयर करता है, लेकिन अभी वो पीओके पाकिस्तान के अधिकृत है, लेकिन हमारे जो हमारा ऑफिशियल मैप है उसमें वो शेयर करता है। अधिकतम भू सीमा किसके साथ में शेयर करता है, किस देश के साथ में? बांग्लादेश में। श्योर? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान है। बांग्लादेश में 3 तरह से है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। और बांग्लादेश की अभी कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो छाई हुई है, क्या चल रहा है बांग्लादेश में? सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ बांग्लादेश के बांग्लादेश में मैम, वहाँ पे नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं बेगम खालिदा जिया जी, वो 4th टर्म के लिए कंटेस्ट कर रही हैं, और उनका भारत खालिदा जिया या शेख हसीना? शेख हसीना, सॉरी मैम जी, शेख हसीना जी हैं, आवामी लीग पार्टी की जो प्रमुख हैं, उस समय प्रधानमंत्री हैं, और भारत के साथ उनका जब से वो कार्यकाल आई हैं तो उसके साथ बेहतर रिश्ते हुए हैं। और भारत की कौन सा टेन्योर होगा उनका इस बार अगर वो जीत के फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? 4th टर्म मैम। 4th टर्म जी। अच्छा, पूरे वर्ल्ड वैश्विक स्तर पे अप्रोक्सीमेटली 40 देशों में जी इलेक्शन होने हैं 2024 में। जी मैम। बहुत सारे राष्ट्र उसमें से डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। जी। तो जब डेमोक्रेसी की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो कौन सी ऐसी कुछ एक चुनिंदा विशेषताएं हैं जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए आपके अनुसार? रूल ऑफ लॉ, राइट टू फ्रीडम, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनका सेफगार्ड, एंड अथॉरिटेरियन के खिलाफ जो हमारी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होनी चाहिए मैम। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके ना होने पर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में सरवाइव नहीं करेगी? जी मैम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और दूसरा है मैम, देखो रूल ऑफ लॉ तो जो डेमोक्रेसी नहीं होती है ना, वहाँ भी रूल ऑफ लॉ होता है।
जहाँ डिक्टेटरशिप होती है आपको लगता है वहाँ पे रूल नहीं होता, वहाँ पर भी तो रूल होता ही है ना। जी जहाँ पर मिलिट्री रिजीम है वहाँ मैम। भी। तो जो मिलिट्री होती है और जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ रूल ऑफ लॉ एज द विश ऑफ उसका मोनार्क होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं मैम। और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन? डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है और वो डेमोक्रेसी के लिए बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे ही जो रूल फ्रेम होते हैं। और ठीक है, अच्छा ये बताओ, प्रस्तावना सुना होगा भारतीय संविधान में, प्रस्तावना जी मैम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रस्तावना मैम किसी अनुच्छेद का भाग नहीं है, वो प्रस्तावना भारतीय संविधान शुरू होते ही सबसे पहला जो भाग आता है, वो जो हिस्सा आता है प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है कि नहीं? जी माना जाता है मैम। इसको केशवानंद भारती केस। ठीक है, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? खाली टाइम में मैम अगर समय मिलता है तो मूवीज देखना पसंद करता हूँ। अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी? एक एनिमल मूवी आई थी, उसमें एनिमल मूवी में जो वायलेंस दिखाया गया है, एक वर्ड पर्टिकुलर सुना होगा अगर आपने इस मूवी का रिव्यू पढ़ा, अल्फा मेल। जी जी। क्या है ये? उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो मेल दो तरह का होता है, एक जो फाइट करता है जिसको लोग पसंद करते हैं और वो हर चीज़ को, सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है, और दूसरे तरह का मेल जो होता है वो उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। तो जो अल्फा मेल है अगर रिसोर्सेज को अवेल कर रहा है, उनको प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है। मैंने तो अल्फा मेल जो पढ़ा है इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में, बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें तो सिर्फ पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अल्फा मेल बहुत अच्छा वर्ड है कोई। जी, आप इस मूवी की जहाँ तक बात है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यह दिखाया, वायलेंस दिखाया गया है मैम। एक बच्चा है अपने पिता के साथ जो उसका लगाव है और जो रिश्ते हैं उसको दिखाया गया है, साथ ही साथ वायलेंस को जस्टिफाई किया गया है, और इस वायलेंस को एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो टैबू है, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो एक तरह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं, अगर इस मूवी को सफलता मिल रही है और समाज उसको स्वीकार और अप्रिसिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मूल्य हैं उन मूल्यों को हम एक बोझ की तरह देख रहे हैं जो इस वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं से इसके विरोध में आवाजें जरूर उठनी। ठीक है जी सर। 24 परगना जी सर चर्चा में है, जी सर। क्यों? सर वहाँ पे ईडी की एक टीम गई थी, वहाँ के जो टीएमसी के विधायक हैं उनके कुछ सपोर्टर्स ने ईडी की टीम पे पथराव किया और गंभीर रूप से उनको घायल कर दिया, और हॉस्पिटलाइज भी हैं, क्रिटिकल चोट्स भी आई। क्या करने गई थी ईडी की टीम वहाँ पर? ईडी वहाँ पे उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे हुए थे। कैसे आरोप लगे थे? ईडी सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत तो जाती है तो ठीक है। जी सर। आरोप किस तरह के? क्या करने गई थी, किस बात की जांच करने गई थी ईडी? सॉरी सर, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। राशन घोटाला शब्द सुना है? जी मुझे याद आ गया सर, राशन घोटाला सर। क्या रहा? तो अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? अभी तक तो जहाँ तक मेरी सूचना अभी अरेस्ट नहीं हुए थे। क्या नाम क्या है उनका? नाम सॉरी अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अभी अखबार में छपा है, पढ़ते हैं ना अखबार? जी कौन सा? सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते? अमर उजाला सर, अमर उजाला। अमर उजाला पढ़ते हैं। संपादक कौन है अमर उजाला के? सॉरी सर। और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक? रामनाथ गोयनका जी हैं। और तो हिंदी का अखबार पढ़ते नहीं है बा? कम पढ़ता अखबार हूँ सर। में छपा हुआ है कि रामलला की ससुराल से बहुत सारे ट्रक, जी जी बहुत सारे उपहार लेकर के अयोध्या आए हैं। जी सर।
कहाँ है रामलला की ससुराल? जनकपुर जो नेपाल में पड़ता है सर, हाँ हाँ। वहाँ से। क्या क्या लेकर के आए हैं और किसको सौंप दिए? जैसे हमारे पौराणिक हिंदू धर्म में जो शादी की जो रस्म होती हैं और जो ससुराल पक्ष और जो लड़की का पक्ष है वो आपस में गिफ्ट और जो उपहार एक्सचेंज करते नहीं हैं। वो तो ठीक है, जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब दीजिए ना। क्यों लंबा कर रहे हैं अनायास उत्तर को? क्या ले आए और किसको दिए, किसको सौंपे? एग्जैक्ट नहीं पता। सिर्फ जैसा आप बता रहे हो उसे लगता है कि आप दहेज प्रथा के समर्थक हैं। हाँ? सर हर उपहार एक तरह से दहेज का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आकांक्षा इच्छा होती है कि सामने वाले को बेहतर ढंग से ट्रीट करे और सामने वाला भी उसको बदले में रेसिप्रोकल उसका रेस्पेक्ट करे। तो एक तरह से ये है सर। आपकी शादी हो गई है? जी मैम। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी में आपने अपने ससुर जी से कहा होगा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को जो भी देना चाहें दे दीजिएगा। आपने कहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जहाँ तक मेरी जो शादी है मैम अरेंज मैरिज हो चुकी है, और जो भी शादी के सारी जो नहीं तो मिला था दहेज वगैरह कुछ कि नहीं? दहेज का मतलब यह है जो लड़की को उसके नैहर पक्ष द्वारा जो दिया जाता है वो हर पिता चाहता है कि अपनी बच्ची को बेहतर अधिक से अधिक जितना वह दे सके वो देता है। तो आप इसे सही मानते हैं? एक लड़की का अपने परिवार के ऊपर हक बनता है और पिता जो उसको देना चाहते हैं दें, लेकिन जब अगर वही चीज फोर्सफुली मांगा जाए तो यह कहीं ना कहीं एक तो मैंने वही कहा ना, वो तो मांगने के कई सारे तरीके होते हैं। एक ये कहना कि मैं आपकी बेटी के साथ तभी शादी करूंगा जब आप 20 लाख की कार देंगे, एक तरीका ये भी होता है मांगने का। ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कार में घूमे तो आप दे सकते हैं अपनी बेटी को कार। ये भी तो एक तरीका हुआ ना मांगने का। तो अगर बेटी को अगर कार देना चाहते हैं पिता, अगर वो सक्षम है तो आपके हिसाब से सही है, ठीक है। आदित्य L1 सर क्या है इसरो की उपलब्धि? सर आदित्य L1 जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के तहत कार्य भेजा गया है, और जो अपने हेलो कक्षा में लैग्रेंज 1 पॉइंट पे अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है सर। क्या है ये हेलो ऑर्बिट? एक सर्कुलर ऑर्बिट है सर, जो हेलो लैग्रेंज पॉइंट एक तरह से स्पेस में पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, जहाँ पे जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, और उस पोजीशन पे जो सैटेलाइट L1 लॉन्च किया गया है वो सर्कुलर सैटेलाइट जी L1 सर ऑब्जर्वेटरी है सर। और चलिए बताइए। ऑब्जर्वेटरी है जो सूर्य के जो हेलो ऑर्बिट क्यों कहते हैं इसको? हेलो लैग्रेंज पॉइंट पे एक ऐसी पोजीशन जो हमेशा पीरियोडिक मोशन में उसको वो घूमते हुए किरणों का अध्ययन करेगा, और उस जो स्टेबल पोजीशन में है इसलिए उसको हेलो कहते हैं। अभी आप कुछ बोल रहे थे लैंग्वेज पॉइंट। जी सर। ये क्या है लैंग्वेज पॉइंट? लैंग्वेज पॉइंट स्पेस में जब दो हमारे बॉडी होती हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, और एक ऐसा स्टेबल पॉइंट जहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी सूर्य का। और पृथ्वी के बीच में जी सर। कितने ये पॉइंट हैं? सूर्य और पृथ्वी लैंग्वेज पॉइंट कितने हैं? 5 हैं सर। L1, L2, L3, L4 एंड L5। L1 की क्या विशेषता है? L1 जो है सूर्य का जो कोरोना है वो स्टेबल पोजीशन है सर, और उस L1 से सूर्य की तरफ L2 है, और L1 से अर्थ की तरफ L3 है, और जो साइड में सर L4 एंड L5 है। कितने दिन लगे इसको पहुंचने में? एग्जैक्ट तो दिन नहीं आ रहा सर। चलिए उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बताइए। सॉरी सर।
ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी सर, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मुझे लगा कि मैं अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे पाया। और तेज बोलिए। मैम के जो क्वेश्चन साहित्य से थे वो मुझे दिक्कत हो। मैम जो आपका दहेज वाला था और कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा बहाव में मैंने, जैसे ऑक्सफोर्ड वाला जो क्वेश्चन था, और इन सब का तो कोई अफसोस होना ही नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि ये सारे सवाल पूछे जाएं। वहाँ बैठे लोग हो सकता है कुछ और एक पूछें चीज़ आपसे। और, हाँ, एक चीज़ थोड़ा मैं जानना चाह, जैसे टीचिंग के दौरान हम लोग बच्चों को एक तरह से, जिस तरह से टीचर का एक बिहेवियर होता है और आवाज़ कभी तेज और ज़्यादा होती है, तो तो मुझे उसको लग ठीक कर लीजिए। जी, उसमें बैलेंस नहीं था। बैलेंस। जब आप शुरू में आए हैं जी सर। और थोड़ा सा आक्रामक सवाल पूछे गए तो आप और आक्रामक होते गए। जी तो समझ में आ रहा था कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ बैठे हुए लोग बच्चे हैं, उस अंदाज में आप पेश आ गए। ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। जी सर। बोर्ड आक्रामक रहे, कभी किसी का नेचर होता है, बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं तो आक्रामक बाई नेचर होते हैं, और कभी वो आपको टेस्ट करने के लिए आक्रामक बनते हैं। जी सर। तो दोनों ही स्थिति में आपको हम्बल बने रहना है। आपका टोन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जी सर। आपको तो रैपर्ड बनाना है ना, आप उनसे जी आपको कुछ लेना है, पाना है, बिना बटरिंग किए पाना है, ये ध्यान रखना है। जी सर। तो ये याद रख लीजिए। आई कांटेक्ट को लेकर के जो सवाल पूछता है जी सर। उससे मुखातिब रहना है, ये ठीक बात है। लेकिन बीच में एक आध बार आप जो है नज़रें घुमा लीजिए, सबकी तरफ लगे कि आप सबके साथ चर्चा पर चर्चा में जी हैं, सर। सबको इन्वॉल्व किए हुए हैं अपने साथ, है ना। नहीं तो बाकी मेंबर उपेक्षित महसूस करता है कि अरे हमसे तो लेना देना ही नहीं इनका। मुझे कुछ शुरू में लगा कि मैं ऐसा गलती हाँ। किया हूँ, एहसास में। ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि ये जो पूरे इंटरव्यू के दौरान कभी कभी आप नर्वस दिखते थे, कॉन्फिडेंस कम हो जाता था आपका, कभी बढ़ा रहता था, कभी घट जाता था। ये उतार चढ़ाव, और ऐसा हम समझ सकते हैं इसलिए होता था जब आप प्रश्नों का जवाब दे पाते, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता था उस समय कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता था। जब नहीं दे पाते थे तो मायूस हो जाते थे। ये भी नहीं होना है। जी सर। जब किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप सॉरी बोल दीजिए, उसमें गलत जवाब मत दीजिए। जी। और अगर नहीं आता है, कई बार सॉरी बोलना पड़ता है, कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसके बावजूद वहाँ बैठ कर के आपको अपना रिजल्ट नहीं तैयार करना है कि अब तो गए काम से, अब तो ये हमारा इंटरव्यू खराब हो गया। जी सर। क्या पता कि किसी पल आप बोर्ड को प्रभावित कर ले जाएं। और ये तय सी बात है कि सारे प्रश्नों का जवाब किसी को नहीं पता है। तो पूछने की कोई सीमा नहीं, कोई कहीं से कुछ पूछ सकता है, बताने वाले की सीमा तो है ना, तो कोई नहीं दे पाता है जवाब। और अगर बोर्ड मेंबर ठान ले कि हम तो पूछेंगे ही ऐसा कि ये ना बता पाए, जी। तो फिर नहीं बता पाएंगे आप, है ना। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक सर। 1500 अंकों का आपका मेंस है, उसमें आपने उम्दा किया होगा, कमाल किया होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू है, केवल 50, 55, 60 नंबर अमूमन मिलता है। 60, 65, 70 नंबर मिले, इसके लिए आपको मशक्क़त करनी है। जी सर। तो 5 से 10 नंबर का मामला है केवल, तो उसके लिए इतना हाय तौबा क्यों। आराम से जाइए, बातचीत करिए, इंटरव्यू दीजिए। ठीक सर। ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होगा इंटरव्यू, चाहे जितना खराब हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। एक चीज़ और पूछना सर, हाँ। जो पूरी परिचर्चा के दौरान ऐसा कोई टोन नहीं लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, या जिस उससे लैंग्वेज या स्टाइल में मैंने टोन में बोला हो, ऐसा? नहीं, बस जितनी बात बतानी थी आपको बताया गया। शुरू में आप थोड़ा आक्रामक हुए, जी सर।
आक्रामक होना नहीं, बस और कुछ नहीं। जी सर। बाकी परेशान न होइए किसी चीज़ को लेकर, जा करके 9 तारीख को आराम करके हुए दीजिए। ठीक सर। अखबारों को पढ़ लीजिए, जो चीज़ें 2 4 5 इसमें जो अयोध्या ज़्यादा की तो चर्चा जरूरत में पड़ी है। है इसमें। जी। अयोध्या में जरूरी नहीं है कि फैक्चुअल सवाल ही आपसे पूछ लिए अयोध्या हो सकता है मतलब आपसे पर्यटन के बारे में, धार्मिक जी, पर्यटन के बारे में वो पूछ जैसे- ले। पर्यटन खूब बढ़ रहा है उसकी वजह जो से। डिटेल और ये इस तरह का एनालिटिकल है वो तो हो जाएगा। जैसे अब फैक्चुअल पे थोड़ा उस पर मैं मुझे लग रहा है कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ पा रहा तो हूँ। ना हो तो कोई हर्ज नहीं, क्यों परेशान होते हैं? जी सर। जैसा वो अब आपने तक नहीं पढ़े, मत वास्तव पढ़िए उसको, जी ठीक मत परेशान होइए। हम्म। रटने के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे? जो रटेंगे वो भूलेंगे। जी सर। बिना रटे जो याद करते हैं वो तो भूलता नहीं। समझ के पढ़िए हर बात। ठीक है, अच्छा करेंगे। ठीक सर। शुभकामना। Good luck. ऑल द बेस्ट। और वो मैम जो डॉरी वाला था, दहेज वाला। अरे मत परेशान होइए। वो अभी ऐसे थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए आपका जवाब। और जो आप एक अच्छा जवाब सोच लीजिए, क्योंकि कुछ टाइप के सवाल जो होते हैं ना, वो उनका जवाब ठीक कोई नहीं था। हाँ प्रीसेट आंसर उनके नहीं होते हैं। एक चीज थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये तो जैसे पॉइंट बताइए, आंसर को अननेसेसरी लंबा मत करिए। हम्म। इतना सुनने की फुर्सत नहीं है। जैसे हम लोग रोकते थे ना, जब आप बताते रहते थे रोकते थे कि नहीं, दूसरा सवाल पूछ लेते थे। इसका मतलब कि आप अनायास बताते चले जा रहे हैं। कहीं तो विराम दीजिए ना उत्तर को। ठीक सर। पंच लाइन होती है ना, जी जी बस 2 लाइन में मैक्स 3 लाइंस। हम्म। बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन हुआ एनालिटिकल जिसमें ज्यादा जरूरत है, मैक्स 4 लाइंस, इससे ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ तो हम लोगों ने 42 मिनट पूछा आपसे, जी। 4 लोग बैठे हैं। हम्म। वहाँ चारों लोग मिला के 15 16 17 मिनट पूछेंगे, इससे तो नहीं चलेगा। अधिकतम 20 मिनट। जी। तो ज़्यादा सवाल पूछ पाएँ ये मौका आप दीजिए बोर्ड को। पर्सनालिटी असेस करने बैठे हैं तो उनको उनकी सहायता कीजिए आप। उनकी सहायता करेंगे तो आपको लाभ होगा। हम्म। यहाँ तो हम ज़्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कि आप रिहर्सल कर लीजिए अपना। हम्म। ठीक है, एकदम ठीक है। मस्ती के साथ आराम से इंटरव्यू दीजिए, जी बिना रिजल्ट की चिंता किए। रिजल्ट चिंता नहीं, मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा, होना ही है। ठीक है, जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।